हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायरिया। डायरिया भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज में है, जैसे हमने हेपेटाइटिस देख लिया है, कलरा देख लिया, डायरिया देख लिया, टाइफाइड देख लिया। उसके बाद से हमने अभी पिछले टॉपिक में कवर किया है हेपेटाइटिस, उसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे डिजीज हमने कवर कर लिया है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरिया। डायरिया क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो पर्सन होता है उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब ये चीज़ होता है, उसको दस्त भी होगा और उल्टी भी होगी, वोमिट आउट भी होगा। और कई केसेस में ऐसा होता है कि बार बार दस्त होने की वजह से काफ़ी इंसान वीक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से मृत्यु तक भी हो जाती है। तो एक तरह से ये बहुत डेंजर बीमारी है। तो अगर किसी भी पर्सन को डायरिया हो रहा है तो अपना प्रिकॉशन रखें, क्योंकि डायरिया हमारे 3 स्टेज में होते हैं। तो किसी भी स्टेज में वो हो सकते हैं। अगर हम सोचें कि हाँ हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है, तो ऐसे नहीं। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है अगर इसको अच्छे से ट्रीटमेंट ना कराएं तो। ठीक है, तो अभी हम बता दें 2001 के आंकड़ा, तो अपने इंडिया में डायरिया की वजह से बहुत लोग मरे थे। उसके बाद से 2011 में भी मरे थे। तो ये जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ज़्यादातर ठंडियों के दिनों में और ज़्यादा धूप के वजह से ये डायरिया होता है। डायरिया होने के बहुत सारे चांसेस हैं या बहुत सारे रीजन्स भी हैं। कई बार मेडिसिन की वजह से होता है, कई बार खाने की वजह से होता है, अगर हमने उल्टा सीधा खाना खा लिया, या फिर कई बार ऐसे टैबलेट्स खा लिया जिसको हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है, उसके वजह से भी डायरिया हो जाता है। और कई बार डायरिया होता है वो कुछ ऐसे, जैसे हमने फैटी चीज़ ले लिया, घी खा लिया, ऐसे मटेरियल्स या फूड्स खाने से भी डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। इसको हम देखेंगे, इसका कॉजेटिव एजेंट देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। सारा चीज़ आज हम डायरिया में कवर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज से, सारे वीडियो आपके पास पहुँचे और हर एक पर्सन के पास पहुँचे। ओके, अब हम देखेंगे डायरिया के बारे में, डायरिया होता क्या है। तो सबसे पहले बता दें, डायरिया इज डिफाइंड एज ए पैसेज ऑफ एबनॉर्मली लिक्विड और यूनिफॉर्म स्टूल। डायरिया क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? डायरिया एक एबनॉर्मल लिक्विड कंडीशन है। इसमें क्या होता है, स्टूल क्या होता है, पतला हो जाता है, वाटरी हो जाता है, वाटरी स्टूल होता है डायरिया के कंडीशन में। इसी को हम बोल देते हैं डायरिया। जिस रास्ते से हम टॉयलेट कर रहे हैं या फिर टॉयलेट हमारा जो है वाटरी हो जाता है, पतला हो जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरिया बोल देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्टूल वेट मोर देन 200 ग्राम पर डे। पर डे अगर 200 ग्राम हो रहा है, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स या 3 टाइम्स या 7 टाइम्स। अगर इतने टाइम्स अगर आपको बार बार जाना पड़ रहा है टॉयलेट, इतने टॉयलेट आपको पर डे जैसे वाटरी फॉर्म में निकल रहा है, तो समझिए आपको डायरिया है। 8 बार, 3 बार, 7 बार, अगर 10 बार डायरिया अगर हो रहा है, आप टॉयलेट में जा रहे हैं या फिर आपको वोमिट आउट हो रहा है, तो समझिए आपको क्या है, डायरिया है। ठीक है, अब हम आपको अभी बताए थे कि डायरिया हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला एक्यूट डायरिया है, दूसरा क्या है, परसिस्टेंट डायरिया है, तीसरा हमारा है क्रोनिक डायरिया। पहले हम डायरिया के टाइप देख रहे हैं, देन उसके टाइम हम कॉजेटिव एजेंट देखेंगे। डायरिया जो हो रहा है किस वायरस की वजह से हो रहा है, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक्यूट डायरिया में क्या हो रहा है, ये डायरिया जो है ये 2 वीक्स से ज़्यादा तक रखता है। 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह तक रहेगा या 2 सप्ताह के ज़्यादा भी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा। इस टाइप के डायरिया में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारा क्या हो, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, वाटर कंटेंट
और उसके बाद से ये क्या होते हैं, बॉडी से बाहर हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होती है, बार बार प्यास लगती है, या फिर बॉडी बहुत वीक हो जाता है। अगर ज़्यादा ही रेयर मतलब क्रोनिक हो गया तो क्या होता है, इंसान डेथ कर जाता है। इसमें जो एक्यूट डायरिया है, इसमें क्या करते हैं हम ORS के द्वारा, ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइप का हमारा डायरिया होता है। जैसे एक्यूट डायरिया अगर किसी को हो गया तो नॉर्मली आप घर पे नमक चीनी पानी का घोल पिला सकते हैं, या फिर उनको ऐसे खाना खिलाएं जो जैसे खिचड़ी बोलते हैं वो खिलाएं, या फिर ऐसा खाना खिलाएं जो ज़्यादा हार्ड ना हो, लाइट एकदम से लाइट खाना हम उसको खिलाएंगे, ठीक है। और ये अगर हम ORS देते हैं तो क्या होता है, ये उसके द्वारा ठीक हो जाता है। दूसरा है परसिस्ट डायरिया 2 से 4 वीक तक रहता है, मतलब 2 से 4 सप्ताह तक रहेगा। ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, फिर भी डेंजरस है। ये किसकी वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन मतलब अभी मैंने आपको बताया, ड्रग के द्वारा भी हो जाएगा, कोई ऐसा ड्रग ले लिए जो इंटरेक्ट कर गया बॉडी को, ठीक है, उसके द्वारा भी हो जाएगा, या खाना ऐसे खाना आपने ले लिया, फूड के द्वारा इंट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, नॉन इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, जैसे कि इसमें अभी क्या हो, इंटेस्टाइन पूरा डैमेज होता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बट इस कंडीशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन नहीं होता है। और डिहाइड्रेशन इसमें होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट, सोडियम कंटेंट, जिंक, पोटेशियम में क्या होता है, बाय द वोमिट होगा या स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा। और कि इसमें क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है। ये जाहिर सी बात है, अगर आपको वोमिट आउट हो रहा है, स्टूल हो रहा है बार बार, तो विटामिन या मिनरल्स आपके बॉडी से बाहर तो जाएंगे ही स्टूल के रास्ते, या फिर बाय द वोमिट आउट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रोनिक डायरिया क्या होता है। ये लंबे टाइम तक चलने वाला डायरिया है। ये डायरिया कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, किसी को ये डायरिया बहुत लंबे टाइम तक 6 मंथ तक चलता रहता है। कोई ऐसा भी पेशेंट मिलता है जिसको देखिएगा डायरिया का पेशेंट होगा, वो पेशेंट क्या होता है, अगर जैसे खाना खाएगा वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, जैसे खाना खाएगा तुरंत वो जाएगा टॉयलेट। ये क्रोनिक डायरिया है, ये लंबे टाइम तक रहेगा, लेकिन बहुत डेंजर होता है। इसमें क्या होता है, डिसेंट्री हो जाता है। डिसेंट्री मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा, जब पैथोफिजियोलॉजी आप डायरिया पढ़ाऊंगा तो उसमें डिसेंट्री पढ़ाऊंगा। डिसेंट्री में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के ऊपर म्यूकस लेयर लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये हमारा क्या है, इंटेस्टाइन है, ये हमारा बड़ी इंटेस्टाइन है, ये हमारा मान लीजिए रफली मैं बता रहा हूं अभी, रफली ये हमारा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन के इस पे, ये इंटेस्टाइन के बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके चारों तरफ एक म्यूकस का लेयर होता है। किसका, म्यूकस का लेयर होता है। ये क्या होता है, म्यूकस का लेयर बाय द वायरस या बैक्टीरिया से क्या होता है, डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री मतलब होता है स्टूल पतला होना, स्टूल में ब्लड आना, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री में स्टूल पतला हो जाएगा, ब्लड आएगा। क्यों ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के चारों तरफ, इंटेस्टाइन के बाहरी आवरण में आउटर लेयर पे क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है। इस वायरस की वजह से म्यूकस का लेयर क्या हो जाता है, डैमेज होता है। डैमेज होने के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन भी डैमेज होने लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है, स्टूल में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, स्टूल में ब्लड आने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉजेटिव एजेंट क्या है, डायरिया के कॉजेटिव एजेंट हमारे दो हैं। पहली है बैक्टीरिया की वजह से क्या है, वायरस की वजह से क्या हो रहा है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट दो हो सकते हैं, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है। वायरस में क्या है, बैक्टीरिया में क्या है, ये हम देखेंगे। बैक्टीरिया में पहले हमारा वेब्रियो कलरी, कलरा के द्वारा भी आपको ये डायरिया हो सकता है। अगर कलरा आपका हुआ है तो हमने बताया था कलरा में भी डिसेंट्री होता है, डिहाइड्रेशन होता है।
ये चीज़ मैंने बताया था आपको। उसके बाद से साइजेला वायरस के बैक्टीरिया की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। इश्चेरेसिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बोलते हैं, इसके द्वारा भी आपको डायरिया हो सकता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा भी आपको क्या हो जाएगा, ये डायरिया हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अभी जो बैक्टीरिया है ये मेनली बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5 बैक्टीरिया की इसमें दिखाया है। और वायरस देखेंगे कौन कौन से वायरस के द्वारा ये हो रहा है डायरिया। पहला है रोटा वायरस, दूसरा है एडिनो वायरस और तीसरा है एस्ट्रो वायरस। सबसे ज्यादा डायरिया रोटा वायरस की वजह से होता है। जो डायरिया होता है सबसे ज्यादा वो रोटा वायरस की वजह से होता है, देन एडिनो वायरस, एस्ट्रो वायरस। ठीक है, अब इसके बारे में हमने देख लिया कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। अब देखेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन और साइन एंड सिम्टम्स। डायरिया अगर हो जाता है तो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेगा और वो कैसे फैल रहा है। ठीक है, देखेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मतलब ये बीमारी कैसे फैल रहा है। अगर किसी पर्सन को हुआ है तो दूसरे पर्सन में कैसे जाएगा, ये देखेंगे। ठीक है, पहला है फिक्कल। फिक्कल में मैं जब वो बता रहा था आपको, कलरा बता रहा था, टाइफाइड बता रहा था, तब भी हमने आपको बताया है कि कैसे फिक्कल के द्वारा टाइफाइड या कलरा ये आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। आपने जैसे वो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, ये हम बता रहे हैं। इसके पहले हमने कलरा में भी बताया था फिक्कल के द्वारा कैसे हो रहा है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट यूज कर लिया, टॉयलेट यूज करने के बाद एक नॉर्मल पर्सन जाएगा, उस टॉयलेट को यूज कर लेगा, तो क्या होगा, उसको फिक्कल के द्वारा हो जाएगा। फिक्कल मतलब स्टूल के रास्ते से उसको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। दूसरा है ओरली। ओरली मतलब वो जूठा खाया या बाय द किसिंग अगर उसको कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, या फिर किसी पर्सन ने जूठा खाया, उसका जूठा आपने खा लिया तो इसके द्वारा भी ये हो जाएगा। डायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट में जैसे किस करना या फिर फिजिकल रिलेशन बनाना, ये डायरेक्ट कंटेक्ट से डायरिया हो जाएगा। इन्फेक्टेड पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन टू पर्सन मीन्स क्या है, कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया। अब इसका हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल। डायरिया का यही सिम्टम्स होगा पहला कि वाटरी स्टूल होगा, मतलब स्टूल जो होगा बहुत पतला होगा। ठीक है, उसके बाद से वोमिटिंग, वोमिटिंग होगा, उल्टी भी होगी, फीवर बुखार भी आएगा, एब्डोमेन पेन भी होगा, पेट में दर्द भी होगा। उसके बाद से डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमने बताया था, इसमें सोडियम, वाटर, पोटेशियम, जिंक वगैरह सब इसकी बॉडी में कमी होने लगती है। ठीक है, डिसेंट्री, डिसेंट्री भी होगा। डिसेंट्री मतलब दस्त भी होगा। उसके साथ साथ स्टूल में ब्लड आएगा। क्या होगा, स्टूल में ब्लड आएगा। डिसेंट्री मतलब ये होगा स्टूल में ब्लड आना। सर्व एब्डोमेन क्रैम्प्स मतलब पेट मरोड़न, पेट में क्या होगा, मरोड़ होगा। अब इन्वेस्टिगेशन, किसी को डायरिया अगर हो गया है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं, पहले माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस स्टूल करते हैं। स्टूल का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद से बैक्टीरियल या वायरल को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। जो बैक्टीरियल या वायरल है उसको पैथोजेनिक कल्चर करते हैं, तब डिटेक्ट होता है कि ये कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है। क्योंकि ये डायरिया जो है वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहा है, साथ साथ में फूड इंट्रैक्शन से भी हो रहा है, ड्रग इंट्रैक्शन से भी हो रहा है। क्योंकि अब कोई हाईली एंटीबायोटिक आप ले लोगे या फिर कोई और एंटीबायोटिक या ड्रग ले लोगे जो इंट्रैक्ट हो जाएगा आपके स्टमक में, उसके द्वारा भी डायरिया हो रहा है। खाने के द्वारा भी डायरिया हो जाएगा। आपने ऐसे भोजन लिया जो इंडाइजेशन हो गया, जो इंट्रैक्ट कर गया, इंडाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वायरल या बैक्टीरिया कल्चर करेंगे। इससे पता चलेगा कोई पैथोजन है या नॉर्मल डायरिया है। ठीक है, उसके बाद से इसमें ओवा या पैरासाइट इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे कि ये क्या है, पैरासाइट्स कोई नहीं है। ठीक है, अब डायरिया का ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फ्लूइड चढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। मतलब अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है,
वाटर कंटेंट सोडियम पोटेशियम जिंक जितने भी हैं बाय द डिहाइड्रेशन या डिसेंट्री के द्वारा क्या हो रहा है, बॉडी से पूरा बाहर आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फ्लूइड लगाएंगे। फ्लूइड में किसका लगाते हैं, NS, नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। नॉर्मल सलाइन इसलिए लगाते हैं उसमें सोडियम का मात्रा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ IV रिहाइड्रेशन लगाएंगे। IV रिहाइड्रेशन भी लगाते हैं। IV रिहाइड्रेशन में मतलब कई ऐसे वो होते हैं जिसे उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो उसके लिए DNS लगा देते हैं, NS भी लगाते हैं, इससे बॉडी में क्या हो, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए, ठीक है। उसके बाद से एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक देते हैं डायरिया में, पहला है एमिकासिन। एमिकासिन क्या है, ये स्टूल जो है, स्टूल आपको बार बार आ रहा है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सिफिक्जिम है, सिफिक्जिम ये भी एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगा, माइक्रोबियल या बैक्टीरियल को क्या करेगा, वहां पे ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। लोप्रामाइड भी दिया जाता है, ये बार बार जो स्टूल जा रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। टिंडाजोल, टिंडाजोल हो, अफ्लोक्सासिन और निडाजोल मेट्रिंडाजोल, ये भी मेडिसिन क्या है, स्टूल जो बार बार आपको हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बता दिया कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इसको मैनेजमेंट देख ले, मैनेजमेंट या प्रिवेंशन, प्रिवेंशन या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिवेंशन में क्या करना है, प्रिवेंशन में ये करना है कि अगर कोई पर्सन इसे इन्फ्लामेटेड है या इन्फेक्टेड है तो उससे दूर रहना है। कोई भी खाना लेना है, खाना है तो उसको क्या करना है, हैंड वॉश करके खाना है। या फिर कहीं टच भी हो जा रहा है अपना हैंड कहीं पे इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसको क्या करना है, हैंड को वॉश करना है और फ्रीक्वेंटली वॉश करना है। मतलब कोई भी चीज़ खाना हो या कोई चीज़ उठाना हो तो उसके लिए क्या करना है, हम अपने हाथ को क्या करना है, फ्रीक्वेंट वॉश करना है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर किसी को डायरिया हो जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप उसको ORS का घोल देंगे, उसके साथ साथ टैबलेट देंगे, इंजेक्शन देंगे और नॉर्मल सलाइन देंगे, जो IV फ्लूइड वगैरह होता है ये सारा देंगे। मैनेजमेंट में यही चीज़ है। और उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया, खाने और भोजन के द्वारा एस्चेरेसिया कोलाई हो गया या सल्मोनेला हो गया या फिर रोटा वायरस हो गया। कौन सा वायरस, रोटा वायरस। ये क्या करेगा, एंट्री करेगा GI ट्रैक में। GI ट्रैक में एंट्री करने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे स्टमक में आ गया। मान लीजिए यह वायरस कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, बैक्टीरिया या वायरस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पूरे इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा। डैमेज करने के बाद क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। एक चीज और बता दे, इंटेस्टाइन को डैमेज कब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोसा है। म्यूकोसा जो लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, एक किनारे किनारे होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस से। बट ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया या वायरस क्या कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को ही डैमेज कर दे रहा है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन होने लग रहा है। और सबसे पहले चीज बता दे, हमारे इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्प्शन करता है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वाटरी मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमें बार बार डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा या डिसेंट्री होगा। डिसेंट्री में हम आपको बता दें क्या हो रहा है, इस म्यूकोसा लेयर जो है, म्यूकोसा लेयर क्या हो रहा है, पूरा डैमेज हो जा रहा है। जब म्यूकोसा लेयर डैमेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टूल में ब्लड आने लगेगा, क्योंकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया आ रहा है ये म्यूकोसा लेयर को क्या किया, डैमेज कर दिया, उसके द्वारा ये वहां से ब्लड आने लग रहा है। स्टूल में क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। तो ये है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया। ओके, थैंक यू।